F5 दबाओ, अभी नहीं आया F5 दबाओ। हाँ नहीं दबा दिया, आगे क्या नहीं फुल नहीं आ रहा। अरे हाँ चलो ठीक है, आ रहा है आ गया, आ रहा है। चलिए देखिए मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रश्न शास्त्र में मूक प्रश्न, जैसा हमने कई बार देखा है कि जब कोई व्यक्ति परामर्श के लिए किसी ज्योतिषी के पास पहुंचता है तो एक विद्वान ज्योतिषी को उसके आने के पूर्व ही उस विशेष प्रश्न एवं चिंता का प्रारूप तैयार हो जाता है। तो किसी भी प्रश्नकर्ता के लिए बड़ी विस्मयकारी हो जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, या उसने आज क्या खाया है, या आज उसको कैसा भोजन प्राप्त होगा, क्या आने वाला प्रश्नकर्ता उसकी परीक्षा ले रहा है इत्यादि। इस प्रकार के प्रश्नों के सटीक उत्तर हमें प्रश्न शास्त्र के द्वारा ही मिल सकते हैं। देखिए मूक का तात्पर्य क्या होता है, मूक का तात्पर्य होता है मौन। एक ज्योतिषी द्वारा प्रश्न की संभावनाओं को जानकर उत्तर देना ही मूक प्रश्न कहलाता है। तो कुछ मूक प्रश्नों के उत्तर जानने के तरीके निम्नानुसार हैं। सर्वप्रथम हमको प्रश्न शास्त्र में प्रश्न कुंडली में लग्न देखना चाहिए, लग्न में उदित राशि देखना चाहिए। तो अगर लग्न में मेष सिंह अथवा वृश्चिक राशि उदित हो रही है और अपने स्वामी मंगल या सूर्य द्वारा दृष्ट अथवा युत है तो प्रश्न जो है धातु अथवा खनिज से संबंधित है। अगर हमने लग्न देख ली किसी उस समय प्रश्न की और लग्न में देखा कि कौन सी राशि उदित हो रही है, अगर मेष सिंह अथवा वृश्चिक राशि है और अपने स्वामी मेष राशि के स्वामी मंगल या सिंह राशि के स्वामी सूर्य द्वारा दृष्ट है या युत है, तो जो प्रश्न पूछने वाला है वो प्रश्न या तो धातु या खनिज से संबंधित है, यानी कि वो किसी धातु से संबंधित या खनिज से संबंधित पूछने आया है। इसी प्रकार लग्न में यदि मिथुन मकर अथवा कुंभ राशि उदित है और अपने स्वामी बुध अथवा शनि द्वारा दृष्ट या युत है तो प्रश्न कुछ मूल या जड़ से संबंधित है। अगर ये राशियां हैं, उदित राशि है लग्न में, तो प्रश्न मूल से या जड़ से संबंधित है। इसी प्रकार लग्न में अगर वृष तुला धनु और मीन राशि अथवा कर्क राशि उदित है और अपने स्वामी शुक्र गुरु अथवा चंद्र से दृष्ट या युत है तो प्रश्न कुछ जीवित प्राणियों से संबंधित है। तो कोई ना कोई जीवित प्राणी वो उससे संबंधित प्रश्न हो सकता है। अगर हमने केवल उदित राशि देख ली और उदित राशियों को इस प्रकार से देख लिया तो सर्वप्रथम केवल यही देख सकते हैं कि प्रश्न पूछने वाला या प्रश्न जो पूछने आया वो संबंधित किस विषय से है। तो इसका एक शॉर्ट तरीका जो मैंने आपको अभी स्लाइड में बताया वो ये है। अब प्रश्न देखा जाता है कि किस भाव से संबंधित है। देखिए क्योंकि जितने भाव होते हैं हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो पूरे जीवन का सार उन 12 भावों में होता है। जैसा हम जानते हैं प्रश्न के हर भाव में किसी न किसी प्रश्न से संबंधित भाव होता है। मान लीजिए किसी को अपने मैरिज के बारे में पूछना है तो कहीं न कहीं सप्तम भाव होगा, अपनी विद्या या बच्चों के बारे में पूछना है तो पंचम भाव होगा इत्यादि। तो हमें अगर ये देखना है कि इसका प्रश्न किस विषय से किस भाव से संबंधित है, उसके लिए एक सूत्र दिया हुआ है हमारे शास्त्रों में कि लग्नेश अथवा एकादशेश में जो बलवान हो उस ग्रह से उस भाव की संख्या तक गिने। जहां प्रश्न कुंडली में चंद्रमा स्थित है तब प्रश्न की विषय वस्तु उस भाव संख्या से संबंधित होती है। एक उदाहरण के तौर पर अगर किसी प्रश्न कुंडली में लग्नेश और एकादशेश में एकादशेश बलवान है और अपने भाव 11वें भाव में स्थित है जबकि चंद्रमा तीसरे भाव में है, तो हम उसको जहां चंद्रमा स्थित है वहां से काउंट किया तो एकादशेश से चंद्रमा कहां पर बैठ पंचम में। तो इस मामले में प्रश्न की विषय वस्तु प्रश्न कुंडली के 5वें भाव से संबंधित है। तो हम इस तरह से केवल उसका भाव ही देख सकते हैं कि ये किस भाव से संबंधित है। अगर 5वें भाव से संबंधित है तो कहीं ना कहीं वो अपने खुद की या तो विद्या के बारे में, अपने पुत्रों के बारे में, संतान के बारे में, जैसा हम जानते हैं 5वां भाव जिन जिन कारकों से संबंधित है उस भाव से हम जोड़कर उसको बता सकते हैं कि ये प्रश्न इसका किस भाव से संबंधित है। तो ऐसे में पूछने वाले को ही बड़ा विस्मय हो जाता है कि मैंने तो पूछा नहीं है, मैंने तो बताया नहीं है और ये इन्होंने अपने आप ही बता दिया कि आप यहाँ क्या पूछने आए हैं या क्या पूछना चाह रहे हैं। इसी प्रकार प्रश्न कुंडली में लग्नेश और ताजिक का संबंध, जैसा मैंने भी आपको पूर्व में बताया था
कि प्रश्न कुंडली में सबसे ज्यादा उपयोग अगर हम करते हैं तो ताजिक मतलब वर्ष कुंडली का करते हैं, और वर्ष कुंडली में भी खास तौर पर ताजिक में खास तौर पर जो योग हैं उन योगों का प्रश्न कुंडली के फलित में उपयोग करते हैं। तो इसमें किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसके थोड़े से फार्मूले दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा मैंने मूक प्रश्न में ही इसका उपयोग, वैसे तो पूरे प्रश्न कुंडली में उपयोग होता है, लेकिन मूक प्रश्न में किस प्रकार उपयोग करते हैं ये स्लाइड में बताया गया है। मूक प्रश्न प्रकरण में यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमको लग्नेश के भोगांश को देखना है कि लग्नेश जो है कितनी डिग्री का है। लग्नेश के भोगांश की देखिए, लग्नेश का किसी अन्य ग्रह से निकटतम ताजिक संबंध देखें। जिन्होंने ताजिक पढ़ी है वो अच्छी तरह जानते हैं कि ताजिक संबंध कैसे देखा जाता है। वन्ना संबंध इत्शाल अथवा इशाफ हो सकता है। देखिए ताजिक में जो लोग नए आज क्लास में उनको थोड़ा सा मैं बता दूं कि ताजिक में जो योग होते हैं उन योग में सबसे महत्वपूर्ण योग इशाल योग है और इशराफ योग है। इशाल योग कार्य की सफलता को बताता है। अगर आपने कोई प्रश्न पूछने आया है या आप मूक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो उसका वो प्रश्न सफल होगा या नहीं होगा। अगर इशाल संबंध बन रहा है तो सफल होगा, और अगर इशराफ बन रहा है तो असफल होगा। तो दो संबंध हम देख लें कि वन्ना संबंध इशाल है अथवा इशराफ है। लग्नेश और उस ग्रह की स्थिति और स्वामित्व को देखें। लग्नेश को और उस ग्रह की, जिस ग्रह से संबंध बन रहा है उसके स्वामित्व को देखें, जिनकी परस्पर निकटतम ताजिक दृष्टि हो। इसमें ताजिक दृष्टि का भी बहुत महत्व है, आपस में उन दोनों की ताजिक दृष्टि होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न की विषय वस्तु इस प्रकार देखी जा सकती है। शुरुआत में हमने तीन चीजें देख ली, और इन तीन चीजों को देखने बाद इसकी विषय वस्तु कैसे देखना है ये हम देखेंगे। कि एक इच्छाल योग, अगर देखिए अगर इच्छाल योग बन रहा है तो अधिकांशतः भविष्य संबंधित प्रश्न की विषय वस्तु बताता है। अगर आपने देख लिया इन संबंध के द्वारा कि उस ग्रह के साथ उसका इच्छाल योग बन रहा है तो आप ये बता सकते हैं कि ये भविष्य संबंधित प्रश्न है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी का सप्तम भाव का प्रश्न, सप्तम भाव से संबंधित हमने कुंडली में देख लिया और उसका कहीं ना कहीं इच्छाल बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने सप्तम भाव से भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में प्रश्न पूछने आया है। सप्तम भाव से जो भी कारक हैं वो हम जानते हैं, पार्टनरशिप भी हो सकती है और उसकी पत्नी के बारे में भी हो सकता है, मैरिज के बारे में भी हो सकता है। तो हम उसके भाव के देखकर ये बता सकते हैं कि ये प्रश्न इसका आगे भविष्य का है कि पिछला है, जो बीत चुका है उसके बारे में पूछना चाह रहा है, या भविष्य में कुछ होने वाला है उसके बारे में पूछना चाह रहा है। अगर इशाल संबंध बन गया तो भविष्य के बारे में पूछना चाह रहा है। एक इशराफ योग प्राय कुछ पिछली घटना सूचित करता है। इसी प्रकार अगर इशराफ योग बन रहा है तो हम बता सकते हैं कि वो पिछली कोई घटना घट गई है उसके बारे में पूछना आया है। अब वो घटना कुछ भी हो सकती है, चाहे चोरी की हो सकती है, चाहे इसके ट्रांसफर की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो भाव से वो देख सकते हैं हम। लेकिन ये पता पड़ जाएगा अगर इशराफ योग है तो पिछली घटना पूछ रहा है। उन दोनों ग्रहों के बीच में 1 डिग्री की दूरी या अत्यधिक निकट दृष्टि संबंध होने के नाते प्रश्न वर्तमान घटना सूचित करता है। अगर आपने दोनों ग्रहों के बीच में देख लिया, संबंध देख लिया, और संबंध अगर 1 डिग्री का बीच का बन रहा है, दोनों में केवल 1 डिग्री का अंतर है, तो प्रश्न उसका वर्तमान घटना का हो सकता है, मतलब जो अभी अभी घटी है जस्ट। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कोई घटना तुरंत घटती है, हम तुरंत किसी से पूछने वाले को फोन लगाते हैं, उसके पास चले जाते हैं। तो अगर वो डिग्री का अंतर 1 डिग्री के आसपास है तो आप यही बता सकते हैं कि ये घटना अभी अभी घटी है, उसके बारे में पूछने आया हूं। पुनः लग्नेश की स्थिति, निकटतम दृष्टि रखने वाले ग्रह की स्थिति एवं स्वामित्व प्रश्न की विषय वस्तु सूचित करती है। मतलब इन तीन चीजों से, लग्नेश की स्थिति, निकटतम दृष्टि रखने वाले ग्रह की स्थिति और स्वामित्व, किसके भाव से उसका स्वामी या स्वामित्व है उस ग्रह का, उससे प्रश्न की विषय वस्तु हमें पता पड़ जाती है। प्रश्न कुंडली में भाव के अनुसार एक तरीका और है कि किस भाव से हम किसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं प्रश्न में कि ये प्रश्न किस तरह से संबंधित है पूछने वाले का। देखिए बलवान चंद्रमा से जिस भाव में लग्नेश हो उस भाव से संबंधित व्यक्ति के विषय में प्रश्न होता है। ये इसका बेसिक रूल है, बेसिक फार्मूला है। चंद्रमा जो है आपका
स्थिति थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बलवान होना चाहिए। तो बलवान चंद्रमा से जिस भाव में लग्नेश हो, आप उस चंद्रमा से वहां से लग्नेश देख लीजिए कहाँ बैठा है, उससे संबंधित व्यक्ति के विषय में जहाँ बैठा होता है उस भाव से संबंधित उसमें विषय में उसका प्रश्न होता है। प्रश्न समय में सबसे बलवान ग्रह लग्न में अगर हो तो व्यक्ति स्वयं के विषय में प्रश्न पूछता है। अगर हमने उस समय देख लिया कि उसका ग्रह बलवान ग्रह लग्न में स्थित है तो व्यक्ति अपने बारे में ही पूछने आया है। अगर तृतीय भाव में है तो भाई बहनों के विषय में पूछने आया है। चतुर्थ में है तो माता या बहन के विषय में पूछने आया है। अगर पंचम में है तो पुत्र के विषय में पूछने आया है, या पंचम भाव के कारक तत्व है जो दूसरे जो मैंने बताए थे उनके बारे में पूछने आया है। अगर छठवें में है तो शत्रु के विषय में पूछने आया है। सप्तम में है तो स्त्री के विषय में पूछने आया है। और अगर अष्टगत है तो किसी दुर्घटना या आकस्मिक घटना के विषय में पूछने आया है। और अगर नवम में है तो धर्म, पूजा, भाग्य आदि के विषय में पूछने आया है। और अगर दशम में है तो गुरु, पिता आदि के विषय में प्रश्न होता है। तो इस प्रकार अगर हम देख लें चंद्रमा से जिस भाव में लग्नेश स्थित हो वहां से संबंधित व्यक्ति के विषय के बारे में हम जान सकते हैं कि ये प्रश्न इसका किसके संबंध में है। ये छोटे छोटे फार्मूले जो हमारे शास्त्रों में दिए हैं उनका उपयोग हम कैसे करें और प्रश्न शास्त्र को किस तरह रुचिकर बनाएं, किस तरह किसी दूसरे को एकदम आश्चर्य में डाल दें। क्योंकि आदमी देखिए, हम भी जानते हैं जब ज्योतिष पढ़ता है या पढ़ाता है या सीखता है तो उसको सबसे ज्यादा रुचि फलित में ही होती है कि आप तो मेरा फलित बता दो। गणित तो बोले कंप्यूटर भी कर लेगा, लेकिन फलित बता दो। तो फलित बताने के बहुत तरीके हैं, जिनमें से आज मैं एक तरीका जो प्रश्न शास्त्र का है मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। एक उदाहरण है जो मुख्य प्रश्न का जो मैंने आपको बनाया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये कुंडली है, एक उदाहरण कुंडली। इसमें जो लग्न है वो 2 डिग्री 20 मिनट की है, कर्क की लग्न है। ये मुख्य प्रश्न है। मुख्य प्रश्न के बारे में मैंने जाना कि ये व्यक्ति का प्रश्न किससे संबंधित है। तो देखिए लग्न 2 डिग्री 20 मिनट की है, कर्क की है। इसका स्वामी चंद्रमा जो कि 10वें भाव में स्थित है। लग्न पर 10वें भाव से दशमेश मंगल की पूर्ण पारदर्शी दृष्टि भी पड़ रही है, जो 10वें भाव अथवा कर्म स्थान से संबंधित प्रश्न को सूचित कर रहा है। सबसे पहले हमने पकड़ा कि इसका जो प्रश्न है कहीं ना कहीं से अपनी नौकरी या व्यवसाय के संबंध में है। अब चंद्रमा देखा तो चंद्रमा को देखिए कुंडली में, प्रश्न कुंडली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर देखा जाए ग्रहों में तो चंद्रमा का योगदान है। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है इस कुंडली में, जो 10वें भाव में दशमेश मंगल के साथ व्यवसाय से संबंधित प्रश्न सूचित कर रहा है। वो भी मंगल के नक्षत्र में, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है और 10वें भाव में दशमेश मंगल के साथ बैठा है वो, तो व्यवसाय से संबंधित प्रश्न सूचित कर रहा है। अब लग्न देखिए हमने, वो लग्न उदित है। उदित लग्न जो है वो सम है और इसके नवांश क्योंकि 2 डिग्री 20 मिनट की है तो पहले नवांश में है। तो पहले नवांश में जी जीव की चिंता दिखा रहा है। देखिए नवांश के आधार पर बहुत चीजें हैं इसमें। तो नवांश से हम देख लेते हैं कि जीव चिंता है कि धातु चिंता है, तो नवांश से पता पड़ जाता है। तो जीव चिंता मतलब आदमी जीव की चिंता, खुद की चिंता। जो प्रश्नकर्ता आया है वो अपनी जीव मतलब अपनी खुद की चिंता अपने बारे में पूछ रहा चाह रहा है या जीव की चिंता है। लग्नेश चंद्रमा, अब लग्नेश की स्थिति देख रहे हैं। लग्नेश चंद्रमा बृहस्पति के साथ निकट दृष्टि में है, 7वीं दृष्टि पड़ रही है। इसकी दृष्टियां हम ताजिक में ताजिक की दृष्टियां हैं, ताजिक की दृष्टि के आधार पर ही देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि है जो षष्ठेश और भाग्येश होकर 4थे भाव में स्थित है। चंद्रमा बृहस्पति षष्ठेश और भाग्येश होकर और चतुर्थ भाव में 4थे भाव में स्थित है। और 10वें भाव दशमेश और लग्नेश चंद्रमा को देख रहा है। बृहस्पति की दृष्टि दशमेश पर पड़ रही है, 10वें भाव पर पड़ रही है और लग्नेश चंद्रमा पर पड़ रही है। ताजिक योग से लग्नेश चंद्रमा नवमेश बृहस्पति और दशमेश मंगल के बीच दृष्टि द्वारा यह निकट संबंध व्यवसाय से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत बलवान राजयोग बता रहा है। यानी कि पूछने वाला प्रश्न जो पूछने वाला जातक है वो कहीं ना कहीं से अपने व्यवसाय से संबंधित और इच्छाओं की पूर्ति के लिए कि मेरे व्यवसाय में मुझे क्या कितना मिलेगा या मुझे घाटा होगा या फायदा होगा, इससे संबंधित कहीं ना कहीं उसके मन में चल रहा है। चंद्रमा की दूसरी निकटतम दृष्टि बुध के साथ है। बुध पर इसकी चंद्रमा की दृष्टि तीसरी पड़ रही है, जैसे हम मित्र दृष्टि बोलते हैं ताजिक में, जो द्वादशेश होकर 12वें भाव में स्थित है।
बुध कहाँ बैठा हुआ है? 12वें भाव में, और द्वादश भी है जो कि एकादश शुक्र के साथ स्थित है। तो एकादश शुक्र के साथ स्थित होकर ये विदेशी स्त्रों से उपलब्धियां सूचित कर रहा है। कहीं ना कहीं से इसको आय होगी या स्त्रोतों, लेकिन चूंकि 12th हाउस से रिलेशन बन रहा है तो कहीं ना कहीं से विदेशी स्त्रोतों से इसकी उपलब्धियां सूचित कर रहा है। असल में ये व्यक्ति जब बताया गया, जब उसने बताया तो अपना भविष्य और एक अनुबंध से होने वाली प्राप्तियों को जानना चाहता था जो उसे मिलने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं से उसने कहीं कोई टेंडर या कोई अनुबंध होने वाला था उसका, जो रिलेशन भी, उस अनुबंध भी वो कहीं ना कहीं बाहर से ही संबंध था, आउट ऑफ इंडिया। तो उनसे संबंधित बातों को पूछने आया था जो उसकी उस समय की प्रश्न कुंडली बनी हुई थी, और इस प्रश्न कुंडली के आधार पर यह बताया गया कि ये अपना भविष्य अपने व्यवसाय से संबंध में और कहीं ना कहीं प्राप्तियों के संबंध में पूछना चाहता है। अब प्रश्न कुंडली में जहां तक मूक प्रश्न की बात है, मूक प्रश्न में एक और बहुत आता है कि मैंने क्या खाया है। अगर हम ये देखना चाहें कि भाई आज कोई पूछने आया और उसको हम ये बता सकें कि आज तुमने क्या खाया है या आज खाने जाओगे तो तुम्हें कैसा खाना मिलेगा, ये इसके सूत्र बहुत अच्छे दिए हुए हमारे शास्त्रों में। तो जिस प्रकार कोई ज्योतिषी की कोई परीक्षा ले, पूछे कि आज मैंने क्या खाया है, तो इस प्रकार के प्रश्न में देखें आप कि लग्न पर किस ग्रह की दृष्टि है। अगर लग्न पर कई ग्रह एक साथ देख रहे हैं तो सर्वबली ग्रह से निर्णय कर लें। आप देख लें कि उसमें सबसे ज्यादा बली ग्रह कौन सा है। अब प्रत्येक ग्रह के बारे में ये निश्चय करें और ये बताया गया है कि किस ग्रह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या खाया है। मान लीजिए सूर्य निकलता है तो सूर्य से कटुरस अर्थात कड़वे पदार्थ जो खाने योग्य हो, जैसे करेला, मेथी, शराब आदि। अगर चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा से नमकीन पदार्थ जैसे दाल, सब्जी, नमक मिले पदार्थ। अगर बुध निकलता है तो उससे मिले जुले रस, स्वाद वाले पदार्थ। अगर मंगल आता है तो उससे तीखे, मसालेदार, चटपटे पदार्थ। गुरु से मीठे और शुक्र से खट्टे पदार्थ। शनि अगर आता है तो उससे कसेले पदार्थ जैसे आंवला, करौंदा या पेय पदार्थों में कोल्ड ड्रिंक आदि। ये सारे ग्रहों से हम ये देख के बता सकते हैं कि अगर ये ग्रह आ रहे हैं तो उस व्यक्ति ने क्या, किस तरह से भोजन किया है, क्या चीज उसने खाई है। अगर लग्न में राहु या शनि है और उसे अगर सूर्य देख रहा है तो उसने विधिवत भोजन ही नहीं किया, ऐसा कह सकते हैं। मतलब आज तुम्हें या तो खाना ढंग से नहीं मिला या भूखे हो, दिन भर ऐसे ही काम में लगे हो, खाना खाया भी है तो ऐसे ही चलते चलते कुछ भी खा लिया। इस तरह की अगर हम बता सकते हैं अगर लग्न में राहु या शनि स्थित है और उसे अगर सूर्य देख रहा है तो। आज मैंने कितनी बार खाया या क्या खाया। अगर स्त्री लग्न हो, देखिए लग्न मैं बार बार बता रहा हूं, प्रश्न कुंडली में लग्न का बहुत महत्व है। अगर हम उसको देख लें, अगर स्त्री लग्न हो तो एक ही बार खाया है। द्विस्वाव लग्न है तो दोनों वक्त यथोचित भोजन किया है, और अगर चर लग्न है तो उसने कई बार खाया है। यदि चंद्रमा पाप ग्रह से इशराफ योग बनाता है अगर, और शुभ ग्रह से शत्रु दृष्टि से इत्शाल करे तो विवाह या अन्य पार्टी आदि में भोजन किया है। अगर आपने उस प्रश्न कुंडली में उस समय देख लिया कि चंद्रमा अगर पाप ग्रह से इशराफ योग बना रहा है और किसी शुभ ग्रह से शत्रु दृष्टि से इत्शाल कर रहा है तो उसने विवाह में या किसी पार्टी में दावत की है। और इसी प्रकार अगर चंद्रमा मित्र दृष्टि से इत्शाल में हो तो कहीं अतिथि बनकर भोजन किया, किसी ने न्योता दिया है, न्योता खा के आए हो। यदि चंद्रमा शुभ ग्रह से इशराफ और पाप ग्रह से इत्शाल करे तो उसे स्वाधीन भोजन प्राप्त होता है। मतलब खाया तो है लेकिन आज मजा नहीं आया, वहां खाने तो गया था या घर पे भी ऐसे ही खाना मिला, तो स्वाधीन भोजन मिलता है। यदि चंद्रमा का इत्शाल व इशराफ पाप ग्रहों से हो तो किसी वजह से व्यक्ति भोजन नहीं कर पाता है। चंद्रमा का इत्शाल और इशराफ अगर पाप ग्रहों से हो रहा है तो उसको किसी ना किसी कारण से वो भोजन नहीं कर पाता है। चंद्रमा पर चंद्र आशीष की दृष्टि हो तो सुखपूर्वक भोजन मिलता है। चंद्रमा का बृहस्पति से इत्शाल हो तो आदर पूर्वक भोजन किया गया है। अगर शुक्र से इत्शाल हो तो स्वादिष्ट भोजन मनोरंजन वातावरण में मिलता है। यदि चंद्रमा का बुध से इत्शाल हो
तो कथा कीर्तन या भंडारे में भोजन किया बहुत सारे लोगों के साथ। मंगल से शाल हो तो बहुत गर्म भोजन मिलता है, और अगर शनि से शाल हो तो किसी खराब स्थान पर भोजन मिलता है। आज हमें किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया है, अब वहां पर भोजन कैसा मिलेगा? अगर कोई इस तरह का प्रश्न पूछता है कि आज तो मेरे को शाम को खाने को जाना है, तो बता दो मुझे कैसा खाना प्राप्त होगा। इस प्रकार के प्रश्न कुंडली में अगर चंद्रमा मंगल का शाल हो या दोनों एक साथ स्थित हो तो उचित वातावरण में स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि केंद्र में शनि और चंद्रमा का शाल हो तो प्राय भोजन स्वादिष्ट नहीं मिलता है। अगर शनि और चंद्रमा का शाल हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि भैया खाना तो मिलेगा लेकिन स्वादिष्ट नहीं मिलेगा। यदि चंद्रमा से शाल कारक ग्रह स्वयं लग्नेश भी हो तो अपने घर जैसे ही भोजन प्राप्त हो जाएगा। द्वितीय से शाल हो तो किसी अपने कर्मचारी के यहाँ, तृतीय से शाल हो तो अपने भाई के यहाँ, चतुर्थे से शाल हो तो अपने किसी मित्र के यहाँ, पंचमे से शाल हो तो पुत्र के यहाँ, षष्ठे से शाल हो तो किसी विरोधी के यहाँ, और नवमे से शाल हो तो साले के यहाँ भोजन किया गया पाया जाता है। यानी आप ये भी बता सकते हैं कि आज तुम्हें खाना मिलेगा तो कहां पर खाओगे। तो इस प्रकार प्रश्न कुंडली में कितने ही प्रश्न हैं, कितने ही तरीके हैं जो हम किसी के समाधान करके या उसकी जिज्ञासाओं को